ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि कैनेडियन सिटीजन्स छोड़कर किसी और कंट्री में भी जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रियल डेटा के साथ, रियल नंबर्स के साथ, और चेक करेंगे कि ये सच में एक जस्ट नंबर्स एग्जिस्ट भी करते हैं या जस्ट एक सोशल मीडिया की हाइप है। सबसे पहले हम रियलिटी को समझते हैं कि सच क्या है। हर साल कनाडा में लाखों लोग आते हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के हिसाब से ऑलमोस्ट 2024-25 में 4.5 लाख के आसपास इमिग्रेंट्स आए हैं। और ऑन द अदर हैंड 90,000 से लेकर 1,20,000 तक कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स और टेम्परेरी वर्किंग वीज़ा होल्डर ने कनाडा को लीव भी किया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहले रीज़न की, जो सबसे मेन रीज़न है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो सबसे एक बड़ा कारण बनता है कि लोग यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आफ्टर कोविड, और कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और कुछ चीज़ों में तो 5 टाइम्स इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो लाइफस्टाइल वो पहले अफोर्ड करते थे, जिस लाइफस्टाइल पे उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट कर लिया था कि हाँ, ये एक लाइफस्टाइल हमें जीना है और ये चीज़ें हमें अपने लाइफ में चाहिए, उनके खर्चे फिक्स हो चुके थे। तो वो खर्चे अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनके प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब मेजर सिटीज़ की ही बात कर लें तो उनमें मिनिमम आप रेंट देखोगे 2 बेडरूम अपार्टमेंट या बेसमेंट या टाउन हाउस का रेंट ही $1,800 से $2,500 तक का है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिटी में आप रह रहे हो, टोरंटो में, वैंकूवर में, एडमिंटन, कैलगरी या किसी भी, डिपेंड करता है सिटी वाइज और प्रोविंस वाइज, उसी हिसाब से रेंट इतने बढ़ चुके हैं। अब बात आती है, इतना रेंट होने के बाद बात आती है ग्रोसरीज की। ग्रोसरीज पर पर्सन $300 से $600 तक इंक्रीज हो चुकी है। अब आप ही बताइए कि पहले, कोविड से पहले $100, $150 में एक बंदा खुल के ग्रोसरी करता था कि वो कार्ट फुल हो जाती थी, जिसमें जो मर्जी चिकन वगैरह, लाइक जो भी प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ उनके लिए एक कार्ट में $100-150 में फुल हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में $300 से भी नहीं हो पा रहा वो। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि कितना प्राइस इंक्रीज और कितना प्राइस डिफरेंस आ चुका है। तो ये 2 मेन मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग में बताए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टेनेंट इंश्योरेंस, ये मैंने 3 मेजर खर्चे आपको बताए हैं। तो पर पर्सन 2,000 से $3,500 तक अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है, तो लाइक $2,000 अगर आप सिंगल बंदे हो, आपकी गाड़ी है, उसकी इंस्टॉलमेंट है, और आपका इंश्योरेंस हो गया, और रेजिडेंस हो गया, लाइक टेनेंट आप रेंट करते हो प्रॉपर्टी को, तो टोटल मिला के अगर आप 1 या 2 रहते हो तो $2,000 तक और $3,500 तक आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जाता है मंथली, जो कि इस हिसाब के साथ जिस हिसाब से ये रेंट और ग्रोसरीज प्राइसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ी हैं। आप देखोगे कि कोविड के बाद 2 या 3 बार सिर्फ बेसिक पे रेट इंक्रीज हुआ है प्रोविंसेस में, जो कि $1 से $1.5 ही बढ़ा है। और जहाँ मैं रहता हूँ अल्बर्टा में, लाइक ये 2018 में यहाँ पे $15 इन्होंने मिनिमम वेज किया था, और जो कि आज भी $15 है। 2026 में मार्च की बात कर रहा हूँ आज। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्राइस डिफरेंस है, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग और सैलरी इंक्रीज का जो रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट रीज़न आता है जॉब मार्केट। तो जॉब का स्ट्रगल जो है वो रियल स्ट्रगल है। जब आप कुछ भी करके सर्वाइवल मोड में आ भी जाते हो, तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, टाइम बिंग के लिए ये चीज़ है, स्ट्रगल शायद दूर हो जाए। लेकिन जॉब मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है राइट नाउ कि आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए भी उतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है जितना कि एक मान लो आपको एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का और उस स्पेसिफिक जॉब में आप क्वालिफाई करते हो या आपको उसका एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको जो स्ट्रगल करना पड़ता था लाइक आज से 4-5 साल पहले कि हाँ, मेरे को ये स्पेसिफिक जॉब चाहिए, ये जॉब टाइटल चाहिए,
पीआर के लिए या आपका स्पेशल जो आपके स्किल्स के हिसाब से आपकी जो आपको जो जॉब चाहिए, वो जॉब्स के लिए जो स्ट्रगल था वो आज के टाइम पे एक बेसिक एंट्री लेवल जॉब के लिए हो चुका है। और बात आती है जब जिन्होंने बैक होम से एक्सपीरियंस है, जिनको लाइक इंडिया, अफ्रीका, कहीं से भी आप हो, वहाँ का एक्सपीरियंस ये रिकग्नाइज नहीं करते। आपको इमिग्रेशन में पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस से रिकग्नाइज करके वो आपको उसकी जॉब्स में क्वालिफाई आप नहीं करते। उसके लिए अलग सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट, उसके एक्सपेंसेस अलग से होते हैं। तो जो अब अगर आप और क्वालिफाइड हो तो भी आपको जॉब्स में नहीं लिया जाता, क्योंकि आप उस जॉब्स के लिए, उस जॉब स्पेसिफिक जॉब के लिए आप और क्वालिफाइड हो। अब जो और क्वालिफाइड है उसको भी जॉब नहीं मिल रही, जो बेसिक लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको भी जॉब, एंट्री लेवल की जॉब में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, स्कूल्स के बच्चे, उनको भी जॉब नहीं मिल रही। तो ये सारा ही एक कॉकटेल बना हुआ है कि सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये जॉब मार्केट का एक लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब्स मार्केट, ये एक टोटली एक सारा कुछ मिक्सअप होके एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में भी और जॉब मार्केट में भी, और हर जगह लोगों के बिहेवियर में ये चीज़ दिखने लग जाती है। और ये भी एक रीज़न है कि लोग कनाडा को छोड़कर किसी और कंट्री में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। अब बात आती है कनाडा में जो हाउसिंग क्राइसिस आया था। एक टाइम पे जब कोविड का टाइम था, गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट इतने डिक्रीज़ कर दिए थे कि ऑलमोस्ट 1 और 1.5% इंटरेस्ट रेट के आसपास ले आए थे वो, ताकि लोग मार्केट में पैसा लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर खरीद पाओ। और लोग गवर्नमेंट्स ने ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली थी ताकि लोग हाउसिंग की तरफ ज़्यादा जाएं। जैसे ही वो कोविड का दौर गया, साल 1.5 साल बाद लोगों ने घर ऐसे खरीदने लगे भी, हर कोई जैसे 5% डाउन पेमेंट पे फर्स्ट टाइम होम बायर खरीद रहा था। तो सडनली एक हाउसिंग क्राइसिस आ गया कि लोग लेने वाले हाउस ज़्यादा हो गए और हाउसिंग की कमी आ गई। लाइक जो डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे हो गई, तो डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही थी। तो घरों की जब भी कोई शो होम्स लगता था कि ये घर सेल पे है, तो उसके लिए लाइन लगती थी कि हाँ हमें भी ये घर चाहिए, हमें भी ये घर चाहिए। और उस वजह से घरों की और प्राइस हो गई। अब वो और प्राइस हो गई, अब इमिग्रेशन पे कंट्रोल होते ही वो आपकी बेसमेंट्स वगैरह, रेंटल्स मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल होगी और उसमें कुछ भी स्मूथली नहीं जा रहा, क्योंकि लोग यही सोचते थे कि बेसमेंट को रेंट कर देते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मॉर्गेज वगैरह में। तो वो सिचुएशन टोटली अब ऑपोजिट हो गई है। तो अब ऑपोजिट होने के बाद जो पहले हाउसिंग क्राइसिस था, अब वो ओवर सप्लाई हो गया है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स आने कम हो गए हैं, तो या इस वजह से जो ओवर प्राइस हाउसिंग थी उसके प्राइस भी नीचे आ गई हैं। तो ये सिचुएशन वॉलेटाइल हो चुकी है। तो लोग अब ट्रस्ट उस चीज़ पे इकोनॉमी में उतना नहीं बन पा रहा है लोगों का, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ अ बैकबोन ऑफ कनाडा। रियल एस्टेट ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको लोग एज ए रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। अब बात आती है कि अगर कनाडा को लोग छोड़ रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कनाडा से बेटर ऑप्शन लोगों को देती है, जैसे कि यूएई, अबू धाबी, दुबई, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। वहाँ पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि टैक्स फ्री इनकम है, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट टैक्स है, तो उसका इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है कि जब अगर आप जो भी सैलरी आप इनकम आपकी है वो डायरेक्ट इन हैंड आपके आ रही है। और जिनके पास थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा है वो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुबई की मार्केट अभी भी बूम हो रही है। थोड़ा अभी वॉर के कारण अभी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन जब भी ये वॉर ख़त्म होगा और चीज़ें नॉर्मलाइज होएंगी तो फिर से वो मार्केट, आपको पता ही है कि 6-7 महीने या साल के अंदर फिर से वो नॉर्मल हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ प्री वॉर की सिचुएशन के और 2024, 25, 26 के हिसाब से। तो ये एक सिचुएशन है और इस वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जो टैक्स का है, टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि आपको फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है और भी बहुत सी सुविधाएं
हम दे रहे हैं, तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए। अब यूएसए जैसे बहुत से इंडियन यूएसए से इधर मूव होते हैं, क्योंकि उनके जो H1B1 जो वीज़ा है एम्प्लॉयमेंट का, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है एक्सटेंशन के अंदर, तो वो लोग यहाँ पे मूव होते हैं। और यहाँ से जब उनको डायरेक्ट पीआर आते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो वो फिर वापसी जैसे सिटीजनशिप मिलती है तो उसके बेस पे अदर वीज़ाज लाइक E1 और अदर भी E2 वीज़ा, जो कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें वो वापसी उधर ही यूएस मूव हो जाते हैं। दूसरा नर्सिंग वाले, जो नर्सिंग में यहाँ पे है, वो सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है कि आपके पास रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस भी है और फिर भी आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स होते हैं यूएस में जिनमें वो डायरेक्ट नर्सिस को हायर करते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, और आप पर्टिकुलर टाइम 2 या 3 साल जो भी टाइम होता है, उसके बाद अगर आप वहाँ पे काम करते हो एक अंडर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, हॉस्टल्स में, प्राइवेट हॉस्टल है या जो भी पब्लिक फंडेड हॉस्टल है, उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और यहाँ से सैलरी का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि लोग भागे जाते हैं भी, हाँ हम यूएस में ही सेटल होंगे। तीसरी कैटेगरी जो यूएस में जाने वालों की और यूएई में जाने वालों की है, वो होती है जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास अच्छा खासा लाइक $500,000, $1 million और मोर देन दैट उनके पास उनकी इनकम आई मीन रेवेन्यू होता है किसी भी बिजनेस का यहाँ पे, या उनके पास इतनी सेविंग्स है और इतने कुछ यहाँ पे एसेट्स हैं जिनको वो सेल करके दूसरी कंट्रीज में सारा का सारा पैसा मूव कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग कनाडा को छोड़कर जा रहे हैं। ये 2 मेजर कंट्री मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि एक में बिजनेस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में यूएई में और यूएसए में ज़्यादा है। यूएई में टैक्स कम है, यूएसए में इनकम ज़्यादा है और मार्केट बड़ी है। क्या बैक होम भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन स्पेशली मैं बोल दूँ कि रिवर्स माइग्रेशन, जिसको एक टर्म आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है। तो वो लोग जिनका फैमिली बिजनेस सेटअप है या काफ़ी अच्छी ज़मीन जायदाद है वहाँ पे, जो ये कह सकते हो कि आप एक चांस लेने के लिए यहाँ पे आए थे कि लेट्स सी हम ट्राई कर सकते हैं कि कनाडा में भी कुछ बेटर करें। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन टोटली ऑपोजिट उनको मिली, एनवायरनमेंट वो नहीं मिल पाया और या वो कंफर्ट नहीं मिल पाया जो वहाँ पे उनके पास होता था। तो अब उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए तो वापसी जाने का मन बना लिया, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और वहाँ बैक होम लाइक स्पेशली इंडिया में अगर उनके पास अच्छी ज़मीन है, अच्छा फैमिली सेटअप का कोई बिजनेस है, दे जस्ट नीड टू टेक ओवर, कि उनको जाके सिर्फ वो बिजनेस ही टेक ओवर करना है, वो चला सकते हैं। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया वापस जा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस देखी भी होंगी कि आई एम गोइंग बैक टू इंडिया from Canada after 7 years, 10 years, 15 years, 20 years. Lot of podcasts you are watching. Definitely when you are scrolling you see those kind of the reels in your feed. So आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा। तो ये भी एक ट्रेंड है। अब ये कितना है एक्चुअल में, क्या है कि वो कितने दिन रहते हैं, ये तो हमें नहीं पता, बट ये एक्चुअल में हो रहा है। तो अगला रीजन आता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ से आपने सुन के आए हो कि हाँ कनाडा जाते हैं तो ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी हाई होती है। आप जब मल्टीप्लाई करते हो कि कनाडा से इतने कमाए तो इतने इंडिया में बन गए और मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, पीआर तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जब ऐसे आप सोच के आते हो और जब यहाँ पे आके रियलिटी हिट होती है, तो उसकी वजह से फिर जब दिमाग घूम जाता है बंदे का कि हाँ अभी ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। और अगर आप उनको कोई बताता भी है तो वो सुनते भी नहीं है कि हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस एक बार लैंड करा दो, मैं ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा। तो वो उस टाइप के जो लोग होते हैं जिन्होंने पीछे कंफर्ट देखा होता है, जिन्होंने हार्ड टाइम नहीं देखा और जो काम उतना हार्ड वर्क नहीं किया होता। तो कुछ एक ऐसी मैंने देखी है कि जो इंस्टाग्राम पे रील्स देख के आप आ जाते हो, तो फिर उनको जब बहुत ज़्यादा रियलिटी हिट होती है तो दे गॉट इन डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट, कि उनको अब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैंने तो सोची भी नहीं थी कभी, और अब ये मेरे साथ हो रही हैं, ये तो जो मैंने कनाडा सोचा था वो नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं तो उन लोगों को वो चीज़ इतनी ज़्यादा हिट करती है कि वो बेटर है कि वो वापसी जाना प्रेफर करते हैं। जो अगली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग हैं जो मेंटल प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाते। अब मेंटल प्रेशर की बात आ रही है तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो
यहाँ का हार्श विंटर है, जो वेदर है वो इतना लोनलीनेस होता है कि आप घर में ही घर में ही रहते हो। आप बाहर कुछ करने का जाने का कहीं तो मन ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि बाहर वेदर इतना ठंडा होता है और इतनी ख़राब सड़कों के हालात होते हैं कि आप जस्ट काम पे गए और घर पे आ गए। तो इस चीज़ से वर्क प्रेशर और जो सुबह जाना, शाम को आना, रात को जाना, सुबह आना, उस चीज़ में बंदा इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ जाता है कि उसका जो पीछे सोशल लाइफ उसकी जो होती है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से वो अपने आप को और अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से कंपैटिबल नहीं बना पाते, यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते। तो इस वजह से फिर वो सोचते हैं कि बेटर है कि इस कंट्री से आउट किया जाए या ऐसी कंट्री में जाया जाए जो वो सोच रहे हैं लाइफ में कि यहाँ पे मिल सकता है। तो या तो वो वहाँ जाते हैं या फिर बैक होम इंडिया चले जाते हैं। मेरा जो फाइनल ओपिनियन है वो यही है कि कनाडा बिल्कुल परफेक्ट नहीं है और कनाडा बिल्कुल ऐसे अनरियलिस्टिक भी नहीं है कि तो अलग-अलग एक्सपीरियंस और ओपिनियन होते हैं लोगों के। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है और स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आपको सक्सेसफुल यहाँ पे होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपकी अनरियलिस्टिक ड्रीम और इमेजिनरी आप एक वहाँ से बना के आते हो कि नहीं ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब आपका इस पूरी सिचुएशन पे जो कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। और आपको क्या लगता है कि जो आज की सिचुएशन कनाडा की है, उसमें कनाडा को छोड़ना सही है? या आपको ये लगता है कि यहीं पे रुक के और बेटर वेट करते हैं कि थोड़ी-सी सिचुएशन बेटर हो और यहीं पे अपने आप के स्किल्स को इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है? ये थी आज की वीडियो कि कनाडा को छोड़कर लोग दूसरी कंट्रीज़ में और या बैक होम वापसी क्यों जा रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जिनके भी साथ आप अपने मित्र प्यारों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और आई विल रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख भी ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।